Welcome to the Dialysis Technology Update 2024, which will be held on 7th of April 2024, coming Sunday, at the auditorium of AIIMS Nagpur. I am Dr. Amol Bhavani, Assistant Professor, Department of Nephrology, AIIMS Nagpur. So, in today's video, we'll be seeing the plasmapheresis basics part 3. Till now we have already seen part 1 and part 2. हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही देखा है. मैं आप सबका स्वागत करता हूं इसमें. पार्ट 1 में हमने ये देखा है कि क्या इंडिकेशंस होते हैं प्लाज्माफेरेसिस के, प्लाज्माफेरेसिस का प्रिंसिपल क्या है, प्लाज्माफेरेसिस का मैकेनिज्म क्या है. पार्ट 2 में हमने देखा है कि प्लाज्माफेरेसिस के लिए हमें क्या चीजें चाहिए रहती है, जैसे कि प्लाज्माफेरेसिस की मशीन्स हो गई, प्लाज्माफेरेसिस के फिल्टर, प्लाज्मा फिल्टर हो गए, एंटीकोएगुलेशंस क्या यूज करना है, और तरह तरह के जो रिप्लेसमेंट फ्लूइड है उसके बारे में हमने जाना है. अभी जो पार्ट 3 है हमारा, उसमें हम ये देखेंगे पार्ट 3 में हमें क्या देखना है. तो पार्ट 3 में हम देखेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं प्लाज्माफेरेसिस के, उस कॉम्प्लिकेशंस को हम किस तरह से हैंडल करते हैं. दूसरा, प्लाज्माफेरेसिस कैसे स्टार्ट करना है, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सचेंज कैसे कैलकुलेट करना है, और आपको जो डॉक्टर्स प्लाज्माफेरेसिस प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं उसके कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं और उसको कैसे समझना है. और दूसरा, आपको एक अपना एक मॉनिटरिंग प्लान जो है वो आप कैसे डिवाइस करेंगे, जैसे कि प्लाज्माफेरेसिस थेरेपी के समय पे क्या क्या आपको देखना चाहिए. सो ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे आज के वीडियो के. सो क्या कॉम्प्लिकेशंस रह सकते हैं प्लाज्माफेरेसिस में. सो अमूमन कॉम्प्लिकेशंस है 4% से 25% तक वेरी करते हैं. ऑन एन एवरेज 10% कॉम्प्लिकेशंस प्लाज्माफेरेसिस थेरेपी के समय देखे जा सकते हैं. सो प्लाज्माफेरेसिस थेरेपी के समय जो कॉम्प्लिकेशंस है वो किस चीज के कारण हो सकते हैं. सो पहला जो है वो वास्कुलर एक्सेस के कारण हो सकता है. आपने देखा है कि हीमोडायलिसिस के लिए जैसे वास्कुलर एक्सेस चाहिए, वैसे प्लाज्माफेरेसिस के लिए भी हम अडल्ट साइज डायलिसिस कैथेटर डालते हैं. सो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे कि एक्सेस के रिलेटेड हेमाटोमा हो सकता है डालते समय, निमोथोरैक्स हो सकता है अगर हम आईजीवी में डालते हैं तो, रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीड होता है अगर फिमोरल कैथेटर डालते हैं तो हो सकता है कि ब्लीडिंग हो. लोकल और सिस्टेमिक इन्फेक्शन है जो को अमूमन जैसे कि हमें डायलिसिस में मिलता है, कैथेटर रिलेटेड ब्लडस्ट्रीम इन्फेक्शन, वो आपको प्लाज्माफेरेसिस में भी मिल सकता है. अभी प्रोसीजर रिलेटेड प्लाज्माफेरेसिस करते समय क्या प्रॉब्लम हो सकता है. हाइपोटेंशन हो सकता है, जैसे कि हीमोडायलिसिस में आप को ब्लड एक्स्ट्रा कार्पोरियल थेरेपी इसमें सर्किट में जाता है, वैसे यहाँ पे भी आप कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड आपका सर्किट में जाएगा. सो पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है. दूसरा, ऑन्कोटिक प्रेशर, हम प्लाज्मा निकालते हैं, प्लाज्मा को एक्सचेंज करते हैं, तो प्लाज्मा एक हमारे ब्लड में ऑन्कोटिक प्रेशर निर्माण करने के लिए प्लाज्मा आवश्यक होता है. अगर हम प्लाज्मा ब्लड से निकाल रहे हैं तो हमारा पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो सकता है क्योंकि उसका ऑन्कोटिक प्रेशर गिरता है. सो इसीलिए हाइपोटेंशन जो है नॉर्मल डायलिसिस से प्लाज्माफेरेसिस में हमें ज्यादा दिखाई देता है, ज्यादा मात्रा में दिखाई देता है. ब्लीडिंग फ्रॉम रिडक्शन इन द प्लाज्मा लेवल्स ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर, अमूमन हम प्लाज्मा निकालते हैं तो उसके साथ में जो कोएगुलेशन फैक्टर वो भी निकालते हैं तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ते हैं. ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने के कारण, जैसे अभी पहले ही बताया कि प्लाज्मा हम निकालते हैं तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम होता है तो एडिमा हो सकता है, प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकते हैं. किसी भी कंपोनेंट को, प्लाज्मा को हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, रिप्लेसमेंट को, डायलाइजर को हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है. दूसरा, रिलेटेड टू एंटीकोएगुलेशन, जैसे कि हम मेम्ब्रेन प्लाज्मा सेपरेशन जो हम डायलिसिस मशीन में करते हैं उसमें हम हेपेरिन करते हैं, तो हेपेरिन से रिलेटेड जो भी ब्लीडिंग होती है, जैसे कि ब्लीडिंग के रिस्क है हेपेरिन से, हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, हेपेरिन रेजिस्टेंस है, ये सब हो सकता है. हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है अगर हम सिट्रेट यूज करते हैं, या फिर ज्यादा मात्रा में हम एफएफपी यूज करते हैं तो उसका कैल्शियम की लेवल कम हो सकती है. अरिथमियाज हो सकते हैं, डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया के कारण अरिथमियाज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, अमूमन नॉर्मल डायलिसिस से ज्यादा रहते हैं. इसीलिए हम प्लाज्मा थेरेसिस को जनरली कार्डियक मॉनिटर को, पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर पे रख के ही करना ज्यादा एडवाइजेबल रहता है. हाइपोटेंशन हो सकता है ऑब्वियसली. हाइपोकैल्सीमिया होता है तो नमनेस, टिंगलिंग हो सकती है. मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, क्योंकि हम सिट्रेट ज्यादा मात्रा में जाता है, जैसे कि हम एफएफपी यूज करते हैं तो उसमें एंटीकोएगुलेशन करके सिट्रेट यूज होता है तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. अगेन, हम कौन सा फ्लूइड रिप्लेसमेंट फ्लूइड यूज करते हैं उसके हिसाब से कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे. अगर हम एफएफपी यूज करते हैं तो एनाफिलेक्सिस हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है. अगर हम ज्यादा हाइपोटेनिक सॉल्यूशन अगर यूज करें, जैसे कि उसका टोनिसिटी कम रहता है, तो हिमोलाइसिस के चांसेस भी ज्यादा होते हैं. तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस है आपने देखा है, अभी मैंने बताया कि 10% तक कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं. और मेजर एडवर्स इवेंट जैसे कि है वो एक 1.5 से 2% तक हो सकते हैं कि कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है,
तो जो मेजर इवेंट्स है वो भी आपको दिखाई मतलब वो भी हो सकते हैं। सो दीज आर ऑल द कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद द प्लाज्माफेरेसिस। उनके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं वो दिया गया है, उसके कितने प्रतिशत में हो सकता है उसका प्रतिशत दिया गया है। अभी जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसको हमें कैसे अवॉइड करना है या कैसे ट्रीट करना है, कैसे अवॉइड करना है, जैसे कि लो आयोनाइज कैल्शियम है, अगर हम देख रहे हैं कि हम एफएफपी ज्यादा यूज कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट फ्लूइड में मात्रा में एफएफपी ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो एफएफपी में सिट्रेट रहता है जो कि कैल्शियम कंज्यूम करता है, हाइपोकैल्सीमिया के चांसेस ज्यादा रहते हैं। या फिर आप सेंट्रीफ्यूज मेथड से प्लाज्माफेरेसिस कर रहे हैं जो कि ज्यादातर ब्लड बैंक में किया जाता है, तो उसमें वहां पे सिट्रेट ज्यादा यूज होता है, हेपेरिन ज्यादा यूज नहीं होता है, तो उस केस में भी फिर आपको कैल्शियम देना पड़ेगा इन्फ्यूजन, और या तो फिर आप प्रोफाइलेप्टिकली इन्फ्यूजन आप 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा। अगर आप ये एंटीसिपेट करते हो कि आप एफएफपी ज्यादा यूज करने वाले हो। हिमरेज, अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को हिमरेज हो रहा है ना, पल्मोनरी हिमरेज हो रहा है, तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था 2 to 4 यूनिट्स ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एट द एंड ऑफ प्रोसीजर आप दे सकते हैं उसको टैकल करने के लिए, या तो फिर पूरा का पूरा प्लाज्मा आप अगर बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होता है तो एफएफपी से रिप्लेस कर सकते हैं। Thrombocytopenia is a common side effect of plasmapheresis, which is more common in centrifugal type of plasmapheresis. तो आप नॉर्मल वाला जो हेमोडायलिसिस मशीन पे करते हैं मेम्ब्रेन प्लाज्मा सेपरेशन वो कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा हार्मोन रिलेटेड हाइपोटेंशन भी हमने पहले भी बताया था कि इसमें आप ऑन्कोटिक प्रेशर ज्यादा कम हो जाता है अमूमन नॉर्मल डायलिसिस से, तो हाइपोटेंशन हो सकता है, तो आपको वॉल्यूम उस तरह से बैलेंस एडजस्ट करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट फ्लूइड आप ज्यादा दे सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, आपको पता है कि जब प्लाज्मा निकलता है तो उसके साथ में कुछ अच्छी चीजें भी निकलती है, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन है वो भी लॉस होता है, तो उसमें पेशेंट विल बी द मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने के प्रमाण ज्यादा होते हैं। तो उस चीज के लिए आप पहले ही IVIG इन्फ्यूजन दे सकते हैं, जैसे 100 to 400 मिलीग्राम पर केजी आफ्टर ईच सेशन ऑफ प्लाज्माफेरेसिस आप रिप्लेसमेंट डोज पे IVIG पहले ही दे सकते हैं ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। अमूमन डायलिसिस में जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं जैसे कि हाइपरकैल्सीमिया, वहां पे भी आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, ऐसे प्लाज्मा में फेरेसिस में भी हाइपोकैलेमिया हो सकता है। उसको आपको रिप्लेसमेंट फ्लूइड में इंश्योर करना पड़ेगा कि 4 मिलीमीटर मिलीमोल के आसपास में पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन रिप्लेसमेंट फ्लूइड में हो, या तो फिर आपको एडिशनली पोटेशियम को सप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगेन आपका जैसे कि डायलाइजर मेम्ब्रेन का रिएक्शन आता है तो प्लाज्मा फिल्टर के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं उसकी भी आपको रिएक्शन आ सकती है, वो भी बायोकम्पेटिबिलिटी का इशू हो सकता है, तो फिर आपको दूसरा मेथड सेंट्रीफ्यूगल मेथड वाला प्लाज्माफेरेसिस वो कर सकते हैं। किसी किसी पेशेंट को एसी इनहिबिटर से एलर्जी होती है, जैसे कि एसी इनहिबिटर से डायलिसिस में डायलाइजर रिएक्शन भी होती है। फर्स्ट मतलब एसी इनहिबिटर से हाइपोटेंशन हो सकता है, ब्रैडिकार्डिन शरीर में रिलीज होकर हाइपोटेंशन फर्स्ट वो हाइपोटेंशन करके प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, जो नॉर्मल डायलिसिस में भी हो सकता है, वो प्लाज्माफेरेसिस में भी हो सकता है। तो उस केस में अगर वो पेशेंट उसके लिए सेंसिटिव है तो आपको 24 to 48 आवर उसको बंद करना पड़ेगा। सेंसिटिविटी टू एफएफपी और अल्बुमिन दैट कैन बी देन, अगर ऐसा हाइपर सेंसिटिव है तो आप हाइड्रोकॉर्टिजोन दे सकते हैं, प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं, H2 एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, पैरासिटामोल आप यूज कर सकते हैं, डाइफेनहाइड्रामाइन यूज कर सकते हैं, तो प्री मेडिकेट करके आप दे सकते हैं। सो ये सारी चीजें जो कॉम्प्लिकेशन है उसको कैसे अवॉइड किए वो यहाँ पे बताया गया है। दूसरा, हाउ टू स्टार्ट प्लाज्माफेरेसिस, हमें प्लाज्माफेरेसिस को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, मशीन की सेटिंग कैसे होनी चाहिए। जनरली जो ब्लड फ्लो है वो 100 to 150 ml पर मिनट का रहता है। सो अमूमन इसमें ब्लड फ्लो जो है वो लो ब्लड फ्लो रहता है, हमारा हिमोडायलिसिस का ब्लड फ्लो काफी हाई रहता है, प्लाज्माफेरेसिस का ब्लड फ्लो कम रहता है 100 to 150 ml पर मिनट। सेंट्रीफ्यूगल मेथड से अगर हम प्लाज्माफेरेसिस करते हैं जो ब्लड बैंक में यूज करते हैं उसमें तो और भी कम रहता है। सो प्लाज्मा रिमूवल रेट जो हम 11.5 रेंज का अगर हम कैथेटर यूज करते हैं और इतना ब्लड फ्लो अगर रखते हैं तो अमूमन 30 to 50 ml पर मिनट, सो अप्रोक्सीमेटली 1500 से 2000 ml पर आवर का आप प्लाज्मा निकाल सकते हैं। सो आपकी एक थेरेपी ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स के लिए चलती है। टीएमपी आपको लेस देन 100 mMhg के आसपास में रखने की जरूरत होती है। ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का अमूमन एक प्लाज्मा प्रेसिस सेशन होता है। आपको एक्सेस क्या यूज करना है, तो डबल लुमेन डायलिसिस कैथेटर जो है, जो नॉर्मल हम हीमोडायलिसिस के लिए करते हैं 11 to 12 रेंज, वो यूज करते हैं। कैलकुलेट प्लाज्मा वॉल्यूम जो हम आगे बताएंगे, प्लाज्मा वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ रिप्लेसमेंट फ्लूइड, ये जो आपके डॉक्टर बताएंगे आपको। हमने पहले ही सेशन वीडियो में देखा था कि डिपेंडिंग ऑन डिसीज, जो आपकी बीमारी कौन सी है उसके इंडिकेशंस क्या है, सो उसमें से हम डिसाइड करते हैं कि कितना प्लाज्मा देना है
कितना प्लाज्मा रिप्लेस करना है, पूरा एक वॉल्यूम रिप्लेस करना है, 2 वॉल्यूम रिप्लेस करना है, 3 वॉल्यूम रिप्लेस करना है, और उसमें से जो रिप्लेसमेंट फ्लूइड क्या हम अल्ब्यूमिन यूज करना है या एफएफपी यूज करना है, या पूरी तरह से अल्ब्यूमिन यूज करना है, पूरी तरह से एफएफपी यूज करना है, या कुछ पार्ट अल्ब्यूमिन कुछ पार्ट एफएफपी। सो ये चीजें आपको आपका प्लाज्मा फेसिस किस चीज के लिए कर रहे हो, कि इंडिकेशंस क्या है और पेशेंट की स्थिति क्या है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। एंटीकोएगुलेशन का भी ऐसा ही है। जनरली जो हम हेमोडायलिसिस पे प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं बाय मेम्ब्रेन प्लाज्मा सेपरेशन, उसमें हम हेपेरिन एंटीकोएगुलेशन यूज करते हैं। जो सेंट्रीफ्यूगल मेथड होता है उसमें हम सिट्रेट एंटीकोएगुलेशन यूज करते हैं। सो ये जो प्लाज्मा फेरेसिस का आपको वैल्यूज जो दी है, ब्लड फ्लो, प्लाज्मा रेट, ड्यूरेशन, ये सारा जो है आपके डॉक्टर आपको लिख के देते हैं कि आपको कितना प्लाज्मा वॉल्यूम कैलकुलेट भी आपके डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब करके देंगे। लेकिन आपको ये बेसिक समझ होनी चाहिए कि प्लाज्मा वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हमें कितने एक्सचेंज डॉक्टर ने बोले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि एक एक्सचेंज करना है, एक प्लाज्मा वॉल्यूम, तो एक प्लाज्मा वॉल्यूम का मतलब क्या है एक्सचेंज। सो बेसिक जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखते हैं उसको कैसे अंडरस्टैंड करें। तो अंडरस्टैंडिंग द प्लाज्मा प्रिस्क्रिप्शन, ये एक उद्देश्य है आपको ये समझाने का। जैसे कि प्लाज्मा वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो थंब रूल अगर आप जाते हैं ग्रॉसली, तो ऐसा देखा जाता है, तो प्लाज्मा वॉल्यूम इज इक्वल टू 35 टू 40 ml पर केजी ऑफ लीन बॉडी वेट, मतलब 35 से 40 ml पर केजी। सो उसमें 35 आप तब लोगे वैल्यू जब नॉर्मल हिमेटोक्राइट हो और लो हिमेटोक्राइट हो, तो 40 ml पर केजी। सो जैसे कि आपने देखा है कि फॉर एग्जांपल 70 केजी वेट है किसी का और नॉर्मल हिमेटोक्राइट है जो कि 45 के अराउंड है, तो वन प्लाज्मा वॉल्यूम विल बी 70 into 35, तो अप्रोक्सीमेटली 2.4 लीटर। सो ऑल दीज आर अप्रोक्सीमेट, दैट इज अ थंब रूल टाइप, है ना। द मोर स्पेसिफिक इक्वेशंस आर गिवन बिलो, उसमें आपको वैल्यूज डाल के आपको अप्रोक्सीमेट प्लाज्मा वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस विल बी डन बाय योर कंसल्टेंट और डॉक्टर्स इन चार्ज ऑफ दैट प्लाज्मा प्रेसिस। ही विल गिव यू फ्लूइड कि कितना कैलकुलेट करके कितना फ्लूइड निकालना है और कितना वॉल्यूम एक्सचेंज करना है। ये जो आपका आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल इन अबव केस 2.4 लीटर, दिस इज अ वन प्लाज्मा वॉल्यूम। इसका मतलब है एक प्लाज्मा वॉल्यूम। अगर आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखा गया तो काइंडली एक्सचेंज वन प्लाज्मा वॉल्यूम, तो आपको 2.4 लीटर एक्सचेंज करना पड़ेगा। काइंडली यूज टू प्लाज्मा वॉल्यूम, तो 2.4 into 2.4.8 लीटर होगा, वो डबल प्लाज्मा वॉल्यूम, तो टू प्लाज्मा वॉल्यूम हो गए। सो वी कैन से देयर कैन बी द ऑर्डर लाइक 1.5 एक्सचेंज, तो 1.5 टाइम्स आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। सो आपको जिस तरह से ऑर्डर्स लिखे गए हैं उसको फॉलो करते आना चाहिए। सो आप जब ये समझेंगे कि कैसे प्लाज्मा वॉल्यूम कैलकुलेट होता है, तो आप ये भी समझेंगे कि कितने एक्सचेंज करना है, कितने प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सचेंज करना है। सो प्लाज्मा प्रिस्क्रिप्शन शीट पे आपको क्या मिलेगा, नेम मिलेगा, हाइट, वेट, हॉस्पिटल आईडी, डेट, टाइप्स। और हाइट वेट हम इसलिए गिनते हैं तो हमें प्लाज्मा वॉल्यूम और ये बाकी सब चीजें कैलकुलेट करने में थोड़ी मदद होती है। दूसरा इंडिकेशंस क्या है, तो इंडिकेशंस क्या है, तो क्या इंडिकेशन है प्लाज्मा प्रेसिस, इंडिकेशन के हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन में चेंजेस होते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इंडिकेशन के हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन में चेंजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को पल्मोनरी हेमरेज के लिए आप प्लाज्मा प्रेसिस कर रहे हैं तो उसमें आपको एफएफपी देना पड़ेगा। कोई दूसरा इंडिकेशन है तो आप अल्बुमिन एक्सचेंज कर सकते हैं। सो और कितना बार एक्सचेंज करना है, डेली एक्सचेंज करना है। जैसे एंटी जीबीएम डिसीज आप अगर सीवियर है, पल्मोनरी हेमरेज है, तो आप डेली एक्सचेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एंका एसोसिएटेड वास्कुलाइटिस है तो आप एक दिन छोड़ के भी एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि इंडिकेशंस क्या है, कितनी बार एक्सचेंज करना है, पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर पे अटैच करके रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट लैब वैल्यूज भेजना है। जैसे कि हमने देखा है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हाइपोकैलिमिया इस इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट, तो आपको डेली सीबीसी भेजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा डेली, केएफटी, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब चीजों को मॉनिटर करना पड़ेगा। क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट प्लाज्मा सेशन के लिए पेशेंट लोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि टारगेट जैसे अटिपिकल एचयूएस है तो कितना प्लेटलेट बढ़ा है, आपने जो पहले प्लाज्मा फेरेसिस किए थे तो उसका इफेक्ट क्या है ना। तो कितना प्लेटलेट बढ़ा है, एलडीएच है, आप एलडीएच को टारगेट करते हैं जैसे अटिपिकल एचयूएस में, तो उसका कितना घटा है। सो ये सारे जो लेबोरेटरी पैरामीटर है वो आपको लिखने, इसमें जो प्रिस्क्रिप्शन शीट में लिखे हुए रहे मिलेंगे आपको। फ्रीक्वेंसी और प्लान की डॉक्टर लिखेंगे कभी की 3 अल्टरनेट डे और डेली। सो आप डिपेंडिंग ऑन द डिसीज पर से, तो फ्रीक्वेंसी एंड प्लान विल बी चेंज। एक्सेस अगेन, क्या एक्सेस होना चाहिए, आईजीबी होना चाहिए, फिमोर होना चाहिए। ज्यादा पेशेंट सिक है, अगर हम डाल नहीं पा रहे ऊपर किसी, तो आप फिमोरल एक्सेस भी रह सकता है। तो एक्सेस दैट विल बी डिसाइडेड बाय डॉक्टर कि क्या एक्सेस रखना है। पीडियाट्रिक पेशेंट है तो स्मॉल बोर कैनुला रहेगा। अडल्ट साइज पेशेंट है तो अडल्ट साइज डायलिसिस कैथेटर जो 11 to 12 इंच है वो रहेगा। पीडियाट्रिक में आप 9
8 to 10 फ्रेंच कैथेटर भी यूज कर सकते हैं। ब्लड फ्लो कितना रखना है, जैसे मैंने पहले बोला था प्लाज्मा फेरेसिस जनरली लो फ्लो टेक्निक्स है, तो 100 to 150 ml पर मिनट का ब्लड फ्लो रहता है जनरली। अनदर कैलकुलेट प्लाज्मा वॉल्यूम, जो अभी पिछले जो कैलकुलेशन हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, उसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना प्लाज्मा, फॉर एग्जांपल 2 लीटर, सो वॉल्यूम टू बी एक्सचेंज, तो 1 एक्सचेंज मतलब 2 लीटर, टू 1.5 मतलब 3 लीटर हो गया, 2 एक्सचेंज मींस 2 और 2 4 लीटर हो गया। सो कितना प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सचेंज करना है, 1 वॉल्यूम एक्सचेंज मींस जो प्लाज्मा वॉल्यूम आपने कैलकुलेट किया 2 लीटर, तो वो 2 लीटर आएगा। एंटीकोएगुलेशन का यूज करना है, हेपेरिन तो बोलस कितना देना है, इन्फ्यूजन कितना देना है, जो हमने पिछले प्रेजेंटेशन में देखा है। रिप्लेसमेंट फ्लूइड देना है, तो कितना रिप्लेसमेंट फ्लूइड देना है, कि पूरी तरह से प्लाज्मा से रिप्लेस करना है, या फिर पूरी तरह से एफएफटी से रिप्लेस करना है, या फिर पार्ट प्लाज्मा और पार्ट एफएफटी रिप्लेस करना है। ये आपके डॉक्टर आपको अच्छी तरह से आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, जो कि आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पे आपका पढ़ाने का पर्पज ये कि आप उसको प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ पाए। दूसरा, टोटल रिप्लेसमेंट फ्लूइड कितना देना है, हो सकता है कि आपके डॉक्टर डिसाइड करके थोड़ा सा कम रिप्लेसमेंट देना है या थोड़ा सा ज्यादा रिप्लेसमेंट देना है। कैल्शियम ग्लूकोनेट कितना देना है, हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस रहते हैं तो डेक्स्ट्रोज इन्फ्यूजन कितना देना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, कुछ हाइड्रोस इफेक्ट है तो उसको लिखना है, टेक्नीशियन और डॉक्टर के सिग्नेचर्स रहते हैं। सो अभी नेक्स्ट ये है कि हम क्या क्या मॉनिटर करेंगे। अभी आप खुद ही सोचिए, मैंने इसमें स्लाइड में नहीं डाला है, तो क्या क्या मॉनिटर करेंगे आप प्लाज्माफेरेसिस में। अमूमन जो डायलिसिस में मॉनिटरिंग करते हैं आप, वैसे ही मॉनिटरिंग होती है। आपको वाइटल्स मॉनिटर करने पड़ते हैं। जनरली पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर पे रखा जाता है, क्योंकि इसमें अरिथमिया के चांसेस और हाइपोटेंशन के चांसेस अमूमन डायलिसिस से ज्यादा होते हैं। सो आप हर 10 मिनट में आपको वाइटल्स देखने होते हैं, उसमें पल्स, बीपी देखना होता है, सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी देखना होता है। अगेंस्ट आप अलार्म्स देखोगे, टीएमपी देखोगे, और वेनस प्रेशर्स, वेनस एक्सेस रिलेटेड कुछ अलार्म्स है तो देखोगे। और कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होती है क्या, जैसे कि प्लाज्मा फेरेसिस से कुछ प्लाज्मा से अगर रिप्लेसमेंट करते हैं तो इचिंग हो सकती है, कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, हीमोलाइसिस हो सकता है अगर हाइपोटोनिक, तो वो देखना है। सो हर डायलिसिस यूनिट का एक अपना मॉनिटरिंग का प्रोटोकॉल रहता है, वो अपने डायलिसिस के उसको हम, आप जब वर्कशॉप के लिए आएंगे तो हम आपको डिटेल बताएंगे कि आपको कैसे मॉनिटर करना है उसको। सो आई होप आप ये समझ गए होंगे प्लाज्मा फेरेसिस। इसके साथ हमारा जो तीसरा पार्ट है प्लाज्मा फेरेसिस का, वो खत्म होता है, यहाँ पे समाप्त होता है। हम आपका स्वागत करते हैं एक्चुअल वर्क स्टेशन पे, यहाँ पे वर्कशॉप में, उसमें हम और ज्यादा और बेहतर तरीके से बता पाएंगे। आई होप आपको थोड़ा उसमें प्लाज्मा फेरेसिस के बारे में ओवरऑल एक ब्रीफली अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। और आपके जो भी सवाल होते हैं इसके बाद में, या जो भी आपके मन में शंकाएं होती है, तो हम जब वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे तो वहां पे हम आपके शंकाओं का निराकरण करने की कोशिश करेंगे। सो आई वेलकम यू टू डायलिसिस टेक्नोलॉजी थे technician updates 2024 at AIIMS Nagpur, and eagerly waiting for all of you to teach you. Thank you very much.